स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुप्रभा। आज यहाँ पर हम लोग ABFM के मॉड्यूल डी के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि पेड क्लास में ऑलरेडी मॉड्यूल बी ए एंड डी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं ABFM का आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि ABFM में टोटल आपके 4 मॉड्यूल है। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा ABM से थोड़ा डिफिकल्ट है और लेंदी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार जो पेपर है 26 को आपका पेपर है ABM का, फिर पूरे एक हफ्ते का टाइम आपको BFM में मिलने वाला है। बट ABFM में इस बार एक ड्रॉबैक ये है कि ABFM एंड BRBL में आपको कोई गैप नहीं है। ठीक है, दोनों की तैयारी आपको एक साथ करनी है। BRBL थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर हम ABFM की बात करें तो ABFM लेंदी है। ठीक है, डिफिकल्ट अगर मैं इसको बोलूं तो एक एवरेज टाइप में आता है। मतलब अगर हम ABCD चारों मॉड्यूल की अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका क्रैक हो जाएगा। बट हाँ, कुछ ना कुछ इसमें थोड़ी चीज़ें हैं जो लेंदी है और डिफिकल्ट है। तो आपको यहाँ पे अपनी प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं। ठीक है, मॉड्यूल ए में, बी में, सी में एंड डी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ABFM और BRBL इस बार कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो आपकी तैयारी ABFM की काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इस बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मैं आपको यहाँ पे पेड क्लास में, चूंकि आपका मॉड्यूल ए एंड डी मेरी साइड से कंप्लीट हो चुका है, BNC प्रियांशु मैम करा रही हैं, उनका भी आई थिंक कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आपका लगभग सिलेबस जो है ABFM का वो कंप्लीटेड है, राइट। और यहाँ पर आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी वो कराऊंगी यहाँ पे मॉड्यूल डी के। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसमें टोटल आपके 7 चैप्टर है। टोटल कितने? 7 चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। टोटल 7 चैप्टर है। बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो लगभग 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन इस मॉड्यूल से आए थे। पूरा थ्योरेटिकल मॉड्यूल है, हार्डली 1 या 2 न्यूमेरिकल है, बट पूरा का पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल मॉड्यूल है ये। तो जो भी आप B और C में पढ़ोगे काफ़ी कुछ यहाँ पे भी आपको सिमिलर मिलेगा, बट इन अ थ्योरेटिकल फॉर्म। तो ये आपका पूरा का पूरा एक इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर आप हाइब्रिड फाइनेंस है, स्टार्टअप फाइनेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिजनेस एनालिटिक है, स्पैक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलिए तो मॉड्यूल डी से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि AK में आपको काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूँ और एक का बहुत सारा सिलेबस जो है वो ओवरलैप करता है आपका ABM के साथ में भी और HR इलेक्टिव के साथ में भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं इस मॉड्यूल के, वो यहाँ पे देखते हैं क्या बेसिक टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में देना जरूरी है। राइट, बेसिक टर्म्स देखिए यहाँ पे मैंने कई बार आपको पढ़ाते हुए इंक्यूबेटर वर्ड का यूज किया है। ठीक है, स्टार्टअप फाइनेंस में हमने कई बार इस वर्ड का यूज किया है, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है? इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि जैसे ये दीज आर दी बेसिकली द, ठीक है, इनका काम होता है कि स्पेसिफिक स्टार्टअप को फंडिंग देना। जैसे अगर हम एक बच्चे की बात करें, बच्चा जब पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? जिससे वो अच्छे से ग्रो करे। जो अंडर ग्रो बच्चा होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, प्री मैच्योर बेबी होता है, उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। सेम यहाँ पे भी इंक्यूबेटर की डेफिनेशन वही है कि जो एकदम ग्रोइंग स्टेज के स्टार्टअप होते हैं, नए स्टार्टअप होते हैं, उनको इंक्यूबेटर स्पेशली सीड फंडिंग में सपोर्ट करता है। सीड फंडिंग मतलब बिल्कुल इनिशियल लेवल की फंडिंग, की प्रोडक्ट जस्ट लॉन्च हुआ है और यहाँ पर एक्चुअली मदद चाहिए होती है प्रोडक्ट को। ठीक है, जो कंपनी है, जो स्टार्टअप है, उनको सीड फंडिंग के लिए मदद चाहिए। मदद मतलब कि R&D के लिए हेल्प चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए मदद चाहिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए मदद चाहिए। तो शुरुआती जो मदद होती है, मार्केट एक्सपेंशन के लिए मदद चाहिए, तो वो मदद यहाँ पे इंक्यूबेटर करते हैं। तो बेसिकली इनकी जो पर्पस है वो होता है ग्रो करवाना है स्टार्टअप को। ठीक है, जैसे मैंने आपको बहुत सारी स्टेजेस पढ़ाई थी
पेड क्लास में भी कि एक होती है आइडिया फेज, ठीक है, आइडिया फेज, फिर आती है आपकी सीड वाली फेज, फिर आती है सीरीज ए फंडिंग, स्केलिंग आती है एंड देन एग्जिट आता है। तो ये आपकी टोटल 5 स्टेजेस होती है। आइडिया वाली पे क्या होता है, बेसिकली आइडिया वाली स्टेज पे आप केवल इनिशियल, बिल्कुल ना तो प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है, केवल दिमाग में आइडिया है, पहली स्टेज। सीड पे क्या होता है, प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका होता है बट बहुत ज़्यादा R&D या प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुआ होता, दैट इज अ सीड। सीरीज ए में क्या होता है, प्रोडक्ट ठीक ठाक चल रहा है, कंपनी ऑलरेडी 2-3 साल हो चुके हैं कंपनी को, ठीक है, अब इनको एक्सपेंशनली ग्रो करना है, ठीक है ना, मार्केट में ग्रो करना है, उसको कहते हैं सीरीज ए फंडिंग। स्केलिंग में क्या होता है, स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम ग्रोइंग स्टेज पे है, बट इनको अपने बिजनेस को और भी कंट्रीज में मल्टीनेशनल बनना है, ठीक है, दैट इज अ स्केलिंग, या फिर और भी प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। और एग्जिट में फाइनली जो भी इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनीज होती है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, फाइनली दे विल गो फॉर द एग्जिट, मे बी IPO के थ्रू, मे बी मर्जर के थ्रू, मे बी बाय आउट के थ्रू, मे बी सेकेंडरी सेल के थ्रू, दे विल फाइनली एग्जिट, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस है, स्टेजेस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, आइडिया, सीड, सीरीज ए, स्केलिंग एंड एग्जिट ऑप्शन, ठीक है। अब आता है यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर। अगर मैं एक सिंपल लेमैन वर्ड में बताऊं इसको कि एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, एंजल नाम से समझ में आ रहा है, जो आपकी जरूरत के टाइम पे आपकी मदद करे, ठीक है, उसे कहते हैं एंजल। मतलब जब मैंने अपना स्टार्टअप बिल्कुल लॉन्च ही किया है और मेरा जो फर्स्ट इन्वेस्टर है, जो मेरे बिजनेस में आके उसमें पैसे डाले, ठीक है, उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। हालांकि फॉर्मल डेफिनेशन इसकी बहुत अलग है, जो मैंने आपको पेड क्लास में बताई भी है। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एंजल इन्वेस्टर वो कहलाते हैं जिनका कम से कम 10 करोड़ का टर्नओवर हो, इतना बिजनेस हो, पूरा मैंने आपको 5-6 पॉइंट वहां पे बताया। सो दैट इज अ फॉर्मल लैंग्वेज। बट अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, क्या होता है एंजल इन्वेस्टर, जो आपको स्टार्टअप के टाइम पे आपको फंडिंग देता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, जो आपकी मदद करता है, शुरुआती स्टेज पे आपका, एक तरीके से मान लो ही कैन बी द फर्स्ट इन्वेस्टर, पहला इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है, ये वर्ड काफी अच्छा वर्ड है, क्वेश्चन आ सकता है ये। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है, नॉर्मली आइडिया वाली स्टेज पे ये वर्ड ज्यादा काम आता है, जब आप अपने ओन रिसोर्सेस का, जो भी मेरी सेविंग है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, ठीक है, मैंने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया और बिजनेस को ओपन किया, ठीक है, तो इस स्टेज पे जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं, राइट, ओन रिसोर्सेज, उनको यहां पर मैं यूज करूंगी, ठीक है, मतलब अपने रिसोर्सेज को यूज करना, राइट, खुद के रिसोर्सेज को यूज करना, उसको कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग। क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है, रेजिंग मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, ठीक है। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है, क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि आप लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करें, इकट्ठा करें और अपने बिजनेस में लगाएं, ठीक है। क्राउड फंडिंग मतलब लाखों लोगों से, हजारों लोगों से आपने थोड़ा थोड़ा अमाउंट लिया और उसको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में डाला, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड, ये आपको मैंने काफी कुछ वेंचर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट फंड दैट इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन दी हाई ग्रोथ स्टार्टअप, राइट। इनका क्या काम होता है, इनका ये काम होता है कि बेसिकली ये अपने इन्वेस्टमेंट फंड को हाई ग्रोथ स्टार्टअप में लगाते हैं। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फर्म में यही एक डिफरेंस है, वेंचर कैपिटल फर्म कभी भी ऐसे स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाती, जैसे इंक्यूबेटर जो होते हैं ये एक अच्छे कॉज के लिए काम करते हैं, ये सीड फंडिंग में भी लगाते हैं, बट जो वेंचर कैपिटल फर्म है ये हमेशा ऐसे बिजनेस में पैसा लगाती हैं जहां पर इनको काफी कुछ फायदा मिल रहा हो, मतलब ऑलरेडी ग्रोइंग बिजनेस में लगाती हैं, ये कभी भी ऐसे नए स्टार्टअप में नहीं लगाती जो ग्रो नहीं कर रहा हो, तो इनका काम है फायदा देखना, ठीक है। जैसे एक कंपनी है ऑलरेडी ग्रो कर रही है, पैसे की जरूरत है, दे विल गिव देम मनी और उसके बदले वो अपना रिटर्न जो भी है वो उनसे ले लेंगी, बट कभी भी ऐसे स्टार्टअप में वेंचर कैपिटल पैसा नहीं लगाती जो बहुत ही ज्यादा नया हो,
ठीक है ना, ग्रो नहीं किया हो। तो मैं जब आपको रिवीजन बैच कराऊंगी उस टाइम पे मैं आपको एक ऐसे बेसिक टर्म की एक पूरी की पूरी एक डिक्शनरी टाइप की मैंने बना ली है अभी, ठीक है, तो वो मैं आपको शो करूंगी सो दैट आपको जितने भी की टर्म्स है ना वो पता चल जाए, ठीक है, कि इंक्यूबेटर क्या है, एंजल इन्वेस्टर क्या है, सारे की टर्म्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आपका ये वाला पार्ट, ये भी मैंने आपको स्टार्टअप में बताया था। स्टार्टअप वाला जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे पूरा एक कंप्लीट एक पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया था कि इंक्यूबेटर ग्रांड चैलेंज क्या है, स्टार्टअप इंडिया यात्रा क्या है, इंस्पायर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पर ये प्रोग्राम है और ये इनका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। पहला क्या है, इंक्यूबेटर ग्रांड चैलेंज, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन AIM, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया यात्रा। स्टार्टअप इंडिया यात्रा में क्या होता है, ज्यादातर देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं, इंक्यूबेटर ग्रांड चैलेंज। इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो भी अटल इनोवेशन मिशन में आपने देखा होगा, ये एक पूरा एक चैलेंज होता है जिसमें कई सारे स्टार्टअप आते हैं और अपने अपने प्रोडक्ट को पिच करते हैं, फिर वहां पे जो भी इन्वेस्टर को जो प्रोडक्ट ठीक लगता है वो उसमें इन्वेस्ट करता है। स्टार्टअप इंडिया यात्रा में क्या होती है, ये 2 या 3 टायर सिटीज में जाते हैं और वहां पे जाके, ठीक है, वहां पे जाके बेसिकली ये क्या करते हैं, ये अपने अगर आपको लगता है आपका कोई आइडिया है, कोई प्रोडक्ट है, तो आप इनको वहां पे शो कर सकते हो। ये सिटी टू सिटी जाके एक तरीके से जाते हैं। इसके बाद आता है आपका इंस्पायर, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, DST फॉर एज ऑफ 10 to 15 ईयर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इसमें आप क्या करते हैं, स्टार्टअप अलाउड टू वाइंड अप एक्टिविटी 90 डेज नॉट 180 डेज, ठीक है। इसमें जो भी स्टार्टअप होते हैं इनको एक छूट दी जाती है। देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है इसमें एक छूट दी गई है सारे स्टार्टअप को, कि देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, 90% स्टार्टअप फेल होते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। बहुत ही कम स्टार्टअप होते हैं जो ग्रो करते हैं और आगे जा पाते हैं। तो यहाँ पे एक छूट दी गई है इस कोड में कि जो स्टार्टअप अपने बिजनेस को, सपोज उनका स्टार्टअप नहीं चला, वो अपने बिजनेस को यहाँ वाइंड अप कर सकते हैं 90 डेज में। वैसे टोटल 180 डेज का टाइम होता है, बट यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 90 डेज का, ठीक है, 90 डेज का टाइम दिया गया है कि आप अपनी एक्टिविटीज को वाइंड अप कर सकते हैं इन दी 90 डेज। रूल 171 GFR, ठीक है, एग्जम्पशन टू सबमिट EMD इन बिडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए क्या छूट दी गई है, GFR रूल जो जर्नल फाइनेंशियल रूल है उसमें आपका 171 जो रूल है उसके अंतर्गत क्या यहाँ पे छूट दी गई है कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अगर कोई भी स्टार्टअप किसी बिडिंग प्रोसेस में जाता है, पार्टिसिपेट करता है, तो वहां पे छूट दी गई है कि उन्हें वहां पर EMD देने की जरूरत नहीं है जो नॉर्मली दी जाती है। अगर मैं किसी बिडिंग प्रोसेस में जा रही हूँ, ठीक है, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे वहां पे EMD एक पर्टिकुलर एक अमाउंट होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, वो आपको देना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पर स्टार्टअप को इसमें छूट दी गई है कि वो चाहें तो उस EMD को ना भी दें, चलेगा, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, ये भी एक प्रोग्राम है, एक्सीलेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबलर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टार्टअप में, इकोसिस्टम इनेबलर में एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये आपका एक प्रोग्राम है जिसमें कई सारे स्टार्टअप जो होते हैं वो एक कंपटीशन होता है यहाँ पे, ठीक है, और जो भी स्टार्टअप अच्छा होता है उसको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। SCO स्टार्टअप, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, SCO, इनका क्या काम है, ये नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे होता है और यहाँ पर जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको यहाँ पे प्रॉपरली बूस्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। विंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, वुमेन कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये एक सिडबी का एक प्रोग्राम है। सिडबी देखिए नॉर्मली ट्रेनिंग भी देती है, इसके लिए फंडिंग भी देती है, राइट, और इनका एक वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम भी होता है। इसमें ज्यादातर प्रमोट किया जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योर को, तो जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। जैम स्टार्टअप, ठीक है, जैम का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल। यहाँ पे क्या होता है, जैम पोर्टल में आप सभी लोगों ने देखा होगा जो भी स्टार्टअप है उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल किया जाता है, ठीक है। ज्यादातर जैम पोर्टल जो है यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप के प्रोडक्ट होते हैं
और आपने देखा होगा इवन बैंक में भी या मिनिस्ट्रीज में भी जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले जेम पोर्टल पे जाके ही चीज़ों को खरीदते हैं। अगर नहीं मिलता तब वो अमेजन वगैरह कहीं और जाके खरीदते हैं, अदरवाइज पहले जेम पोर्टल पे ही आपको चीज़ों को खरीदना पड़ता है। इवन बैंक में भी यही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप को एक तरीके से प्रमोट किया जाता है। इनोवेशन जोन, इसमें नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर जितने भी इनोवेशन जोन है एट द लेवल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, उनको यहाँ पे improve and handle the local problem in the area of health, sanitation, water and traffic. States startup ranking. Study is to assess the state and territories with regard to certain intervention area that are crucial to the development of a healthy ecosystem. Right? इसमें normally क्या आता है कि जो स्टेट है, जो टेरिटरीज हैं, उनके ज़्यादातर यहाँ पे उनको रैंकिंग दी जाती है एट दी स्टेट लेवल, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया शोकेस, राइट, इसमें आपके वो इनोवेशन आते हैं इन एरियाज ऑफ फिनेंस, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारे वो प्रोडक्ट होते हैं जो इसमें इनोवेशन में होते हैं, ठीक है। डिजिटल डेमो डे, ये वो प्लेटफॉर्म है आपका जिसमें जितनी भी AR, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर वर्चुअल रियलिटी वाले जो भी कोई प्रोडक्ट हैं वो आपके इसमें अपने आप को शोकेस करता है। ये सब एक्चुअली प्रोग्राम है, कंपटीशन है जो इंडिया पे या इंडिया के बाहर इवन इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं और जिसमें डिफरेंट टाइप के स्टार्टअप जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जब पेड क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है तो वहाँ पर आपको मैंने पूरा एक एक पैरा डिटेलिंग में पढ़ाया है, बट यहाँ पे क्योंकि इतना डिटेलिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि डिजिटल डेमो डे किसके लिए होता है, ठीक है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग क्या पर्पस है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, पूरा आपको डेटा और इतना कुछ नहीं आएगा यहाँ से, आपको बस पर्पस पता होना चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया शोकेस जो है वो क्यों किया जाता है, डिजिटल डेमो डे जो कॉम्पिटिशन है वो क्यों किया जाता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री जो ये आपका वो क्यों किया जाता है, तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। PM जाट स्टार्टअप जो कंपटीशन है ये क्यों किया जाता है, सो ऑल दिस डिटेल यू शुड नो, ठीक है। यहाँ पर आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज, ये कौन कंडक्ट करता है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री, ये कंडक्ट कराते हैं और इनका पर्पस होता है कि जितने भी स्टार्टअप हैं जो एनिमल हस्बेंड्री या डेयरिंग के रिलेटेड है वो इसमें आते हैं। आयुष्मान PM जाट स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज, ठीक है। स्टार्टअप मेडिकल डिवाइसेस, हेल्थ, डिजिटल हेल्थ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ कम्युनिकेशन, ये सब इसमें आते हैं। टेक्सटाइल ग्रांड चैलेंज, ठीक है, प्रमोट टेक्सटाइल, ये किसको प्रमोट करता है, टेक्सटाइल को प्रमोट करता है, ठीक है। दे नॉर्मली प्रमोट दी टेक्सटाइल, तो इसमें कौन आता है, टेक्सटाइल ग्रांड चैलेंज में जो टेक्सटाइल को प्रमोट करता है। इनोवेशन चैलेंज में कौन आता है कि बेसिकली इसमें आती है आपकी, अगर कोई भी स्टार्टअप अपनी पोर्टेबल डिवाइस को डेवलप करता है फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, ठीक है, वो इसमें आता है। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन नेशनल जल जीवन मिशन, ठीक है। MNRE स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज, इसमें क्या आता है, बेसिकली एम टू लोअरिंग कार्बन एमिशन, राइट। इसमें आपका आता है कि जो कार्बन एमिशन से रिलेटेड स्टार्टअप होते हैं वो आता है। स्टार्टअप इंडिया सिंगल यूज प्लास्टिक इंटरनेशनल चैलेंज, ठीक है, इसमें आपके वो आते हैं जो आपके डिस्पोजेबल प्लास्टिक वाले हैं। रिसर्च पार्क, इसमें सारी IITs, देखिए जितनी भी NITs हैं, जितनी भी IITs हैं, ज़्यादातर उनमें क्या होता है ना, एक रिसर्च पार्क होता है। तो जितने भी कॉलेज स्टूडेंट होते हैं NITs के, IITs के, वो ज़्यादातर रिसर्च पार्क के थ्रू अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, R&D करते हैं उसके ऊपर। और आपने देखा होगा कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कई सारे IITs ने डेवलप किए भी है, राइट। तो NITs और IITs, इवन NITs में भी होता है, तो वहाँ पे इस प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, ये होता है आपका MSME के लिए, ठीक है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन NSIC, इनका यहाँ पे पर्पस होता है जो भी माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको यहाँ पे डेवलप करवाना, MSME बिजनेसेस, ठीक है। तो ये बेसिकली, इसके बाद आता है आपका एक्स्ट्रा मूरल रिसर्च। इसका मतलब क्या है,
ये बेसिकली साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड से रिलेटेड होता है। इसमें आपके वो प्रोडक्ट आते हैं R&D के। नॉर्मली इसको कौन कंडक्ट कराता है? एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। इनका काम होता है कि जितनी भी रिसर्च लेबोरेटरीज है, R&D है, ठीक है, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनको फंडिंग देना। जो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, उनको बेसिकली उनको फंडिंग देना। ठीक है, ये काम होता है एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च का। वोटिंग राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर या फिर अप्रूवल फॉर द इशुएंस ऑफ इनडेफिनिट मैच्योरिटी बॉन्ड्स। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्शन 71, राइट, ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है अबाउट योर डिबेंचर्स, और स्पेसिफिकली 71 की अगर हम बात करें, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम 71 की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 71 जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ऑन वोटिंग राइट्स। ठीक है, वोटिंग राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है डिबेंचर होल्डर की। बोलता है कि भाई देयर आर द डिबेंचर होल्डर्स, दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट। इक्विटी वालों के पास है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स, ना प्रेफरेंस के पास है ना डेट वालों के पास है। देन what does the term sunk cost refers to in decision making? Cost that can be recovered during the decision making process, cost incurred in the past that cannot be recovered, future costs that can be avoided by not pursuing a project, costs that are directly tied to the production volume. Now sunk cost का बेसिकली मतलब क्या होता है? ऐसी कॉस्ट जो कि डूब गई, राइट, ऐसी कॉस्ट जो कि डूब गई है। तो संक कॉस्ट के बारे में बात करें, संक यानी डूबा हुआ, दैट संक कॉस्ट दैट कैन बी रिकवर्ड, इट कैन नॉट बी। फ्यूचर कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट परसुइंग अ प्रोजेक्ट, कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम। It is cost that has already incurred and is irrelevant for the purpose of decision making, which cannot be recovered. Now, because it cannot be recovered, we cannot use it in the process of decision making. डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हम इसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, as of 31st March 2022, Seashore Limited had 15 lakh outstanding shares with a market value of its equity standing at rupees 7,50,000 crore, pricing each share at rupees 50. On the same date, the company had an outstanding debt of 15 crore with a market valuation of 14.80 crore. What is the total market value of Seashore Limited on March 31, 2022 when combining the market value of equity and debt using stock and debt approach? Sorry, using stock and debt approach आपको निकालनी है टोटल वैल्यू। तो अब देखो, हमें यहाँ पे दिया हुआ वैल्यूएशन करनी है इक्विटी का जो स्टैंडिंग एट ₹750 करोड़, तो आपको बोला है कि 15 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर है, मार्केट वैल्यू 7.5 करोड़ है, तो ये 7.5 करोड़ आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला है जो डेट है उसकी मार्केट वैल्यूएशन है 14.80 करोड़, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 22.30 करोड़। स्टॉक एंड डेट अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मार्केट वैल्यू लेते हैं हमारी इक्विटी की यानी शेयर्स की और डेट की। ठीक है, दैट सिंपल इट इज। नेक्स्ट वन, Company SW Limited purchased completely knocked down packs of 2-wheeler and 3-wheelers and assembles them to sell in the market. The material and labor cost of each pack till it reaches the assembly line is 50 and 80 respectively. Total cost incurred by assembly line during the year is 20 lakh, utilizing 20,000 labor hours. Assembly of 2-wheeler takes on an average 20 labor hours, while the assembly of a 3-wheeler takes 30 labor hours. Find the cost of each 2-wheeler and 3-wheeler using the ABC costing method.
जल्दी से सॉल्व करिए। नाउ सी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर तो हमें पता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर हमें दी हुई है 50 एंड 80, करेक्ट। टू व्हीलर के लिए कितनी है 50, थ्री व्हीलर के लिए कितनी है 80। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय असेंबली लाइन ड्यूरिंग द ईयर इज 20 लाख, ठीक है, जिसमें से 20,000 लेबर आर यूटिलाइज हुए। 20,000 लेबर आवर्स है, तो हमें पर लेबर आवर का चार्ज पता चल जाएगा यहां से, करेक्ट। जब हमें मतलब पर आवर का कॉस्ट पता चल गया, दैट इज ₹100। अब हम यहाँ देख लेते हैं थ्री व्हीलर्स में कितना लग रहा है, टू व्हीलर में, टू व्हीलर में 20 लेबर आवर लग रहे हैं, करेक्ट, और वाइल असेंबलिंग द थ्री व्हीलर्स 30 घंटे लग रहे हैं। तो जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, टू व्हीलर की हो जाएगी 52,000 एंड थ्री व्हीलर की हो जाएगी 83,000। तो यहाँ पे ये जो एलोकेशन हमने किया है that we are doing using ABC method, जहाँ पे allocation of an expense is done on the basis of number of activity that are incurred with respect to one particular area, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है यूटिलाइजिंग 20,000 लेबर आवर, तो यही हमें यूज करना पड़ेगा फॉर डिविजन, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन। Next, companies that are considered to have dash if the earnings and revenue grow at a rate that is just slightly faster than the economy's nominal growth rate. Stable growth rate, moderate growth rate, high growth rate, none of these. क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हमारी कंपनी का जो ग्रोथ, सो दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड कंपनी ग्रोथ रेट, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट और कंपनी का ग्रोथ रेट का हम रिलेशन बताएं, अगर कंपनी का ग्रोथ रेट कम है, ठीक है, या फिर बराबर है इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से, देन इट इज स्टेबल, करेक्ट। अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट स्लाइटली ज्यादा है, कंपनी का ग्रोथ रेट इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से स्लाइटली तेजी से ग्रो कर रही है, जिस रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उससे थोड़ा सा तेज हमारी कंपनी अगर ग्रो कर रही है, देन दैट इज मॉडरेट। हाई ग्रोथ रेट ज्यादा है हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से, ठीक है। So it would be here, it will be moderate growth rate. Then, which among the following are not the principal valuation approach as per IVS 105? As per IVS 105, which among the following is not a principal valuation approach? So market approach, asset based approach, enterprise value approach, all of these. Now, IVS 105 के अकॉर्डिंग तीन अप्रोच है, मार्केट, कॉस्ट या फिर एसेट बेस्ड अप्रोच और इनकम बेस्ड अप्रोच। देयर इज नो एंटरप्राइज वैल्यूएशन अप्रोच। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मार्केट अप्रोच में हम वैल्यूएशन करते वक्त क्या करते हैं, जो हमारे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट, या फिर हमारे जो मैच करता है एसेट से, हम उसको नियर बाय आइटम्स को ढूंढते हैं मार्केट में, जो भी मे बी रिसेंटली सेल किए गए हैं, जिनको वैल्यू किया गया है, हम उससे फिर मैच करके अपनी वैल्यू निकालते हैं। एसेट बेस्ड या फिर कॉस्ट बेस्ड अप्रोच में हम लोग एसेट की वैल्यूएशन की बात करते हैं।
इनकम बेस्ड अप्रोच में हम लोग फ्यूचर इनकम जो आ रही है उसके बेसिस में ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन करते हैं. तो एंटरप्राइज वैल्यू अप्रोच नहीं है. एंटरप्राइज वैल्यू इज बेसिकली अ मेथड. जैसे बुक वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है, ऐसे एंटरप्राइज वैल्यू होता है. ठीक है. देन XYZ लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर 1 year फ्रॉम नाउ. यानी D1 कितना है? 3 रुपए है. द डिविडेंड पेमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कॉन्स्टेंट एट ₹3 पर शेयर. So if an investor need 12% rate of return on his investment, what price of the share will be fair? यानी इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ग्रोथ रेट नहीं है, कांस्टेंट ही है, ग्रोथ रेट 0 है. ठीक है. एंड आर कितना दिया हुआ है? 12%. नाउ ग्रोथ रेट 0 है. फॉर्मूला क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का D1 डिवाइडेड बाय R माइनस D. D1 कितना हमें दिया है? 3. देयर इज 0 ग्रोथ, सो 0.12 माइनस 0 विल बी 3 डिवाइडेड बाय 0.12. 3 डिवाइडेड बाय 0.12 विल गिव यू 25 रुपीज. तो इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 25 रुपए. ठीक है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट काइंड ऑफ मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन टू कंपनीज हुज line of business are completely unrelated to one another and have nothing in common but decide to join forces? Now, ऐसे मर्जर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर. What is conglomerate merger? It is a merger जहाँ पे दो कंपनीज जो साथ में ज्वाइन कर रही हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है. दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन. मे बी दोनों अलग डिफरेंट बिजनेस लाइन को बिलोंग करती है. देन गिवन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ₹20,000, सेल्स आपको दिया है 1 लाख, पीवी रेशो दिया है 40%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग लीवरेज. ठीक है. आपको क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स आपको दी है 1 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं दी, कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दिया क्योंकि निकल नहीं सकता, वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है. फिक्स कॉस्ट हमें दी है 20,000. ये हमें एबिट दे देगा. ठीक है. और हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज बन जाएगा. बट इसके लिए ना हमें एक इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज पीवी रेशो. पीवी रेशो कितना दिया है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, दिस इज 0.40. कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, सेल्स हमें दी है 1 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 40,000. अब अगर कंट्रीब्यूशन 40,000 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 हो गई और एबिट हो गया 20,000. फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट यानी 2. ठीक है. आई होप यहां तक क्लैरिटी है. क्वेश्चन पे द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू मैच कॉलम ए विद कॉलम बी. आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. कॉलम ए में सीड फाइनेंसिंग है, अ सबसेट ऑफ एलबीओ विद की एग्जीक्यूटिव्स प्लेइंग अ क्रूशियल रोल. ऑप्शन नंबर बी स्टार्टअप फाइनेंसिंग, द लास्ट फाइनेंसिंग राउंड बिफोर गोइंग पब्लिक. सी ब्रिज फाइनेंसिंग, इनिशियल कैपिटल फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, मैनेजमेंट बाय आउट, capital for business idea development. What do you think is the right answer? Now, management buyout का मतलब क्या होता है? It is the part of लीवरेज बायआउट. लीवरेज बायआउट क्या होता है? जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को खरीदती है 100% या मेजॉरिटी पार्ट लोन पे लेके.
ठीक है। अब इसमें मैनेजमेंट बाय आउट भी हो सकता है, जहां पे क्यू जो की एग्जीक्यूटिव है, जो लीडरशिप रोल पे लोग हैं, उनको एब्जॉर्व कर लिया जाता है, राइट। तो अ सबसेट ऑफ एलबीओ, एलबीओ का मतलब क्या है, लीवरेज बाय आउट विद की एग्जीक्यूटिव प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। तो ये हो गया ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फाइनेंस जो कि ब्रिज की तरह काम करता है, यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए उसमें गैप जो होता है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा मिलेगा, इन दोनों के बीच में आ जाता है ब्रिज फाइनेंस, विच एक्चुअली हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस। सो दिस कुड बी रिलेटेड टू लोन, इट कुड बी रिलेटेड टू शेयर्स, हम आईपीओ वगैरह से भी रिलेटेड इसको कर सकते हैं। सो इनिशियल So it could be the last financing round before going IPO, before going for IPO or before going public. Then startup financing. Startup financing क्या होगा, जहां पे हमें प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, मार्केट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, दैट इज स्टार्टअप फाइनेंसिंग। एंड सीड फाइनेंसिंग क्या होता है, जहां पे हमें सीड फाइनेंसिंग क्या होगा, जहां पर हमको अपने बिजनेस आइडिया को फंड करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैच हुआ, दैट मीन्स ए का ऑप्शन होगा 4th, बी का स्टार्टअप फाइनेंसिंग इज 3, ब्रिज फाइनेंसिंग इज 2 एंड डी इज 1। ठीक है, नेक्स्ट वन। A company has an equity beta of 1.2, a risk-free rate of 4% and an equity risk premium of 6%. What is the company's cost of equity using the capital asset pricing model? कंपनी का बीटा क्या है, 1.2, आरएफ कितना है, 4%, रिस्क प्रीमियम आरएम माइनस आरएफ, रिस्क प्रीमियम कितना है, 6%। आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। नाउ कितना हो जाएगा, 4% प्लस 1.2 इंटू 6%। आरएम माइनस आरएफ आपको दिया है, द गैप बिटवीन आरएम माइनस आरएफ इज योर रिस्क प्रीमियम। ये हो गया 11.2%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, VNS कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 20%, आर इज 15%, कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0.3, रिटेंशन इज 0.7, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीई मल्टीपल, राइट। पीई मल्टीपल निकालना है, फॉर्मूला क्या है, P0 divided by E1 is equal to dividend or 1 minus B R minus ROE. This is what? रिटेंशन पे होगा ना, ग्रोथ किस पे होगी आपकी, रिटेंशन पे। रिटेंशन कितना है, 0.7, ठीक है, इंटू बी। ठीक है, तो आप इसे डी भी लिख सकते हो या फिर 1 माइनस बी भी लिख सकते हो। तो ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, कितना है, 0.3 इज डिविडेंड, 0.15, ROE इज 0.20 इंटू रिटेंशन इज 0.7। This will be 0.14. The answer is coming as 30. करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 30। पी मल्टीपल हो गया आपका 30। तो यहां पे पीई मल्टीपल, पीबी मल्टीपल, पीएस, ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों आपके लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू 2000 करोड़, डेट इज इक्वल टू 1500 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 500 करोड़, एबिटा इज 400 करोड़, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू। आपको एंटरप्राइज की वैल्यू निकालनी है। From the given information, you are required to calculate the enterprise value. Now, enterprise value is equal to market value of equity plus debt, all kind of debt, long term, short term, secured, unsecured, all will be added, minus cash and cash equivalent. मार्केट वैल्यू कितनी है? 2000, डेट कितना है? 1500 माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज 500, तो हो गया 3000 करोड़। एंटरप्राइज वैल्यू कितनी हो गई? 3000 करोड़। मूविंग अहेड, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईवी एबिटा। आपको क्या निकालना है? एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा, जिसमें से एबिटा आपको कितना दिया हुआ है? 400 करोड़। तो फॉर्मूला क्या होगा? एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिटा। एंटरप्राइज वैल्यू अभी हमने निकाली थी 3000 डिवाइडेड बाय 400। सी, इट इज द सेम क्वेश्चन। हमने यहां से एंटरप्राइज वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है? एबिटा निकालना है। तो 3000 डिवाइडेड बाय 400, 7.5 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा एबिटा, ईवी एबिटा कितना हो गया? 7.5 टाइम्स। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे, नेक्स्ट वन। The equity shares of ABC Private Limited presently generate a dividend payment of ₹1 every year. The growth rate as of right now is 30%. On the other hand, this will decrease in a linear fashion over the course of 10 years and then it will level off at 10%. What is the company's intrinsic worth per share if investors require a return of 15% on their investment using H model? Using H model. Now, you are required to calculate P0, ठीक है। यहां पे हम डिविडेंड लेते हैं करंट ईयर का, और नॉर्मल ग्रोथ लेंगे। अब नॉर्मल ग्रोथ, ऑलवेज नॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है। डिविडेंड के लिए नॉर्मल ग्रोथ रेट R माइनस जी। अगेन R माइनस जी जब हम करेंगे तो भी यहां पे कौन सी ग्रोथ रेट होगी? नॉर्मल ग्रोथ रेट, ठीक है। दिस इज वन पार्ट, ये फॉर्मूले का एक पार्ट हो गया। प्लस अब यहां पे D0 होगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय H। व्हाट इज H? H is basically representing, H क्या रिप्रेजेंट करता है? हाफ ऑफ योर, जो आपका जो टाइम पीरियड है जहां पे नॉर्मल ग्रोथ हुई है उसका हाफ टाइम। एबनॉर्मल ग्रोथ रेट माइनस नॉर्मल ग्रोथ रेट, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि डिविडेंड कितना है? ₹1 पर ईयर है, ठीक है। डिविडेंड कितना है? 1। ग्रोथ रेट कितना है? नॉर्मल ग्रोथ रेट 10% प्लस 1 इंटू हाफ। यहां पे 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स का हाफ कितना हो जाएगा? 5
एंड GA माइनस DN. सो हमारा नॉर्मल ग्रोथ रेट क्या है 30% माइनस 0.10 डिवाइडेड बाय R कितना है 15% minus 0.10. So let's solve it. This will be 1.0 0.20 into 5 into 1 plus 1.10 divided by 0.05. This will give us a value of 42. Correct? Next one. From the following information, you are required to calculate expected rate of return है ना using arbitrage pricing theory. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है. अब आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में क्या होता है, हर एक फैक्टर्स को कंसिडर करा जाता है ना, मैक्रो फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है. तो यू सी फर्स्ट इट इज गिवन जीडीपी, तो 0.6 इंटू 4%, आपको एक बार क्वेश्चन, रिस्क फ्री रेट कितना है 3% प्लस बीटा इज 0.6 इंटू 4%, देन 0.8 इंटू 2% प्लस माइनस 0.7 इंटू 5%, देन सेंसेक्स इंडेक्स रिटर्न इज 1.3 इंटू 9%. So now we are required to do some maths. 0.6 into 4, this will be 2.4. $0.16 minus 3.5. This will be 1.6. टोटल आ रहा है आपका 15.2. टोटल आ रहा है 15.2. Next one, how does the use of sensitivity analysis helps in adjusting for risk and uncertainty in capital budgeting? It quantifies the impact of changes in variable on the project's profitability, determines the exact payback period for the project. It eliminates all potential risk associated with the project. It calculates the internal rate of return for the project. क्या होगा right answer? Now, अगर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात करें तो वो क्या करता है, जो हमारे प्रोजेक्ट में चेंजेस हैं उनके इम्पैक्ट को चेक करता है और वो हमारे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे उसे मेजर करता है. नेक्स्ट वन, एफडीआई कैन बी मेड अंडर 2 रूट्स, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट रूट. Under the automatic route, the foreign investor or the Indian company does not require any approval. Under the government route, prior approval of which among the following is required?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फेमा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नन ऑफ दीज। तो परमिशन किसका चाहिए होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का। ठीक है। How are non-convertible, optionally convertible or partially convertible preference shares classified in the context of Indian financial regulation? As equity investment following the guidelines for FDI, as debt and they must adhere to the guidelines applicable for external commercial borrowing, as hybrid instruments with no specific regulatory guidelines, as derivative following the norms of Securities and Exchange Board of India. So if we talk with respect to preference shares, non-convertible, optionally convertible, partially convertible, so they are treated as debt and जो guidelines लगती है वो लगती है as if it was external commercial borrowings. ठीक है। मॉड्यूल बी एंड सी, अगर आप इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको एग्जाम पे इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है वो स्पेसिफिकली मैकमिलन की बुक से ही मैं बना रही हूँ, तो आपको ऐसे ही पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, राइट। आप इस सेशन के लिंक को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो जिनका CIB का एग्जाम है, राइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड फॉर ABFM एज वेल एज ABM। ABM की जो क्लास है वो 9 बजे होती है, ABFM की क्लास जो है वो 8:30 होती है। ठीक है, दिस इज थर्ड सेशन। इससे पहले हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन के ऊपर बेस 2 सेशन करे थे, एक में न्यूमेरिकल केस स्टडीज करी थी, एक में थ्योरेटिकल केस स्टडीज करी थी। आज जो सेशन है वहां पर हम मैकमिलन के बी एंड सी मॉड्यूल से मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन, when valuing copyrights or trademarks using the relative value method, what key aspect is often taken into consideration? The historical significance of the asset in popular culture, the price at which similar assets have been sold in the past, the total number of copyrights or trademarks owned by a single entity, the initial registration cost of the copyright or trademark. Now, what are your copyright, trademarks और license? What are they? ये सब intangible asset है, right? Intangible asset क्या होते हैं? जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, सो ये सब क्या है? ये इनटैंजिबल एसेट है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो एज पर कंपनीज एक्ट हमारे जो फिक्स एसेट है उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज टैंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटैंजिबल फिक्स एसेट। ना इनटैंजिबल फिक्स एसेट में भी क्या होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनटैंजिबल एसेट। एक वो जहां से हम कैश फ्लो को निकाल सकते हैं, अर्निंग्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरे वो जो इनको हम जिनके अर्निंग्स को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं देते इनकम में। तो इनटैंजिबल एसेट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या लाइसेंस, ये डायरेक्टली हमारी इनकम को या कैश फ्लो को कंट्रीब्यूट करते हैं। इनका वैल्यूएशन करना थोड़ा सा आसान होता है। क्यों? क्योंकि इनके बिकॉज आप क्वांटिफाई कर सकते हो ना। प्रॉब्लम कहां पर आती है? जहां पे आप क्वांटिफाई ना कर पाओ, है ना। जैसे ब्रांड की गुडविल जो है या ब्रांड वैल्यू जो है उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स और लाइसेंस ये तो खुद से इनकम जनरेट कर आते हैं। इनके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को बेच सकती है, सर्विस को बेच सकती है, राइट। सो अगर हमारे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या लाइसेंस जैसे इंटैंजिबल एसेट है जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनकी इनकम को हम कंप्यूट कर सकते हैं, जिनकी अर्निंग्स को हम कंप्यूट कर सकते हैं, कैश फ्लो जो इनसे आएगा उसे कंप्यूट कर सकते हैं, इन दैट सिचुएशन देयर आर 2 मेथड्स। ओके, सो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और लाइसेंस के केस में हम लोग बात कर रहे हैं। कॉपीराइट हो गया, अगर ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंस हो गया, इनके केस में हम या तो DCF यूज कर सकते हैं या फिर हम रिलेटिव वैल्यूएशन यूज कर सकते हैं। ये 2 मेथड हम यूज कर सकते हैं, राइट, इन ऑर्डर टू वैल्यू देम, राइट। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का यूजिंग द रिलेटिव वैल्यू मेथड, what key aspect is often taken into consideration? Number 1, the historical significance of the asset in popular culture, the price at which similar asset have been sold in the past, the total number of copyrights or trademarks owned by a single entity, the initial registration cost of the copyright or trademark. Now, relative valuation में क्या होता है? रिलेटिव वैल्यूएशन में आप रिलेटेड एसेट ढूंढते हो, रिलेटेड चीजों को ढूंढते हो, करेक्ट।
अब यहाँ पे आप देखो द प्राइसेस एट विच सिमिलर एसेट हैव बीन सोल्ड इन दी पास्ट, ये डेफिनेटली किसके साथ जाता है, रिलेटिव वैल्यूएशन के साथ, क्योंकि रिलेटिव वैल्यूएशन में आप क्या करते हो, पास्ट में ऐसे ही सिमिलर एसेट को ढूंढने की कोशिश करते हो, उनको कंसिडर करके आप वैल्यूएशन करते हो। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है, अ कंपनी हैज पेड ₹3 एज करंट डिविडेंड, द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड by the company is 8%. If the cost of equity is 12%, the price of the company's share in nearest 3 year hence will be. एक कंपनी ने ₹3 का करंट डिविडेंड पे किया है, ठीक है, डिविडेंड का ग्रोथ रेट आपको कितना बोला है, 8%। क्या होगा राइट आंसर, थ्री ईयर हेंस बोला है। जल्दी से कैलकुलेट करते जाइए। करंट ईयर आपको डिविडेंड दिया है, यहां पर हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल, है ना, गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे। चलिए नाउ 3 साल के बाद कितना होगा पूछा है, 3 years hence, यानी आफ्टर 3 years, करेक्ट। तो अभी हमें क्या दिया है, D0 दैट इज ₹3, R कितना दिया हुआ है 12%, ग्रोथ कितनी दी हुई है 8%, हमें पूछा है शेयर का फेयर प्राइस आफ्टर 3 years, है ना, 3 years hence। तो कैसे करेंगे, हमें निकालना होगा D1 नहीं ना, D2, D3, D4 निकालना होगा, राइट। तो D को हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस ग्रोथ पावर 4, फोर्थ ईयर हेंस, थर्ड ईयर हेंस यानी 3 साल के बाद, यानी चौथे साल की वैल्यू पूछी है, R माइनस G। अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, करंट ईयर का डिविडेंड इज 3, ग्रोथ रेट इज 1.08, डिस्काउंट रेट आपको दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो 1.08 इंटू 123, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.04 से, आंसर आएगा 102 रुपीज 102.04। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमने ऐसा क्यों करा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, 3 ईयर हेंस, 3 ईयर नहीं, 3 ईयर हेंस यानी उसके 3 साल के बाद क्या होगी। तो यहाँ पे लैंग्वेज विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है नॉर्मल गॉर्डन मॉडल ही जो हमने पढ़ा है ये वाला, बट यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोलता है, एक्स लिमिटेड इज फोरसीइंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 14% पर annum in next 2 years. The growth rate is likely to fall to 12% for the third year and fourth year. After that, growth rate is expected to stabilize at 10% per annum. If the last dividend paid was rupees 2.25 per share and the investor required rate of return is 18%, you are required to calculate the intrinsic value of share of X Limited as of date. ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन से आपको नहीं समझ आया हो तो मैं आपको बता देती हूं, ये जो क्वेश्चन है ये किसको बिलोंग करता है, 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल। ये क्वेश्चन आपका 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल से बिलोंग करता है। अगर अभी भी आप रिलेट नहीं कर पाए हो तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर DCF। DCF में जब आप इक्विटी की वैल्यूएशन कर रहे होते हो, इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन करते हो, तो 2 तरीके से कर सकते हो, या तो फ्री कैश फ्लो दैट इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, या तो आप वो ले सकते हो, या फिर डिविडेंड को यूज कर सकते हो।
तो आपने यहाँ पे डिविडेंड को यूज कर रहे हो बिकॉज उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट क्या करोगे, P0। बट अगेन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोलता है कि मल्टीपल केस हो सकते हैं, या तो नो ग्रोथ हो सकती है, या तो कांस्टेंट ग्रोथ हो सकती है, या तो 2 स्टेज मॉडल हो सकता है जहां पे इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा फिर स्टेबल हो जाएगा, या फिर 3 स्टेज जहां पे ये 3 सिचुएशन बनेंगे। नाउ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको घबरा के जल्दी से फॉर्मूला नहीं देखना है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप बिना फॉर्मूले के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, वैसे ही जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो। नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये रियलाइज करना कि आपको क्वेश्चन में D0 दिया हुआ है ना कि D1। करंट ईयर का डिविडेंड है 2.25, ठीक है। ग्रोथ सारी लिख लेते हैं। G1 हमें कितनी दी हुई है, 14%, this will remain for 2 years. Then the growth is G2 will remain for 10%. Sorry, 12%, and then it will stabilize. ये रहेगी 12%, ठीक है। एंड स्टेबलाइज ग्रोथ रेट जो है दैट इज 10%, है ना। ये 3 चीजें इन्वॉल्व है। आर हमारा देख लेते हैं कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 18%, ठीक है। डिस्काउंट रेट भी हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, P0 दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करो, देखो 2 चीजें चाहिए होगी। एक तो आपको ये सारे डिविडेंड चाहिए होंगे 2 साल यानी 4 साल, और 4 साल के बाद 10% की ग्रोथ पे स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी आपको टर्मिनल वैल्यू भी निकालनी होगी। तो पहले ईयर में कितना हो जाएगा डिविडेंड, 1, 2, 3, 4 एंड फोर्थ मैंने 2 बार क्यों लिखा, बिकॉज टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। अब एक बार देखते चलते हैं, पहला वाला ग्रोथ रेट कितना है, 1.14, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेटर आपको दिख रहा है तो 1.14 इंटू 2.25, 2.565, 5 है तो इसे 5.7 कर देते हैं, फिर से एक बार इक्वल्स टू प्रेस कर देते हैं 2.92, ठीक है। हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी चाहिए होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है 0.85, 0.72, ठीक है। थोड़ी स्पेस और चाहिए होगी तो इसको जरा क्लीन एंड क्लियर कर देते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर चेंज हो रहा है, 2.92 तो ठीक है 2.92, बट हमें फैक्टर क्या चाहिए, नेक्स्ट ग्रोथ इज योर 12%, 1.12 इंटू 2.92 इक्वल्स टू करते हैं 3.27। डिस्काउंटिंग रेट हमें दिया है 0.61। नाउ फोर्थ ईयर, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ ईयर में 2 वैल्यू है, फिर से एक बार इक्वल्स टू प्रेस करते हैं 3.66, यहां तक हमारी वैल्यू आ गई है 3.66 तक। अब हमें टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3.66 इंटू 1.10, 4.026, ठीक है। अब ये जो टर्मिनल वैल्यू है इसको निकालने के लिए हमने पहले 3.66 को स्टेबलाइज ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड किससे करेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस योर ग्रोथ रेट, ठीक है। दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 0.08, दिस विल गिव यू 50.32, दिस विल गिव यू 50.32। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। इन सारे फैक्टर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू कर देते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 2.5 तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 2.18, 2.10, 1.99, then 1.90, if you multiply this, and the last one being 26.17, ठीक है। अब रेड में जितनी भी वैल्यू हमने लिखी है उसे ऐड कर दो, आपकी P0 की वैल्यू आ जाएगी 34.34। आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, P0 आ जाएगा 34.34।
आई होप यहां तक क्लियर है. चलिए आगे. नेक्स्ट वन. आई थिंक इट इज क्लियर. आप चैट में मुझे बता सकते हो. आई होप यू विल एंजॉय द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर गुड लेवल क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट वन. What primary right does the owner of a trademark, copyright or license have? The exclusive right to use the asset in advertisement campaign, the exclusive right to manufacture, sell associated goods or render the associated services, the exclusive right to alter the asset without any restriction, the right to share the asset with other entities without having any limitation. What primary right does the owner of a trademark, copyright or license have? नाउ जो ओनर होता है ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का या फिर लाइसेंस का, उसके पास क्या एक्स्ट्रा राइट्स होती हैं कि जो भी इस जो भी इसको रजिस्टर करवाता है, दे गेट एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर, सेल और रेंडर दी एसोसिएटेड सर्विसेज. यानी उससे रिलेटेड सर्विसेज को वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या फिर रेंडर कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दिस राइट. उन्होंने रजिस्टर करवाया है ना, तो उनके पास ये राइट्स है. ठीक है. उसी फॉर्मूले के बेस वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दे हैव दिस राइट. नेक्स्ट वन. Calculate the degree of financial leverage. From the following information, you can check the information that is given over here. You are required to calculate the degree of financial leverage. आपको क्या निकालना है? फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है. नाउ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एबिट अपॉन ईबीटी. बट यहां पे तो हमें नहीं दिया, हमें यहां पे एबिटा दिया है, एबिट तो नहीं दिया. एबिट क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स एंड अर्निंग्स बिफोर टैक्स. ये दोनों हमें निकालना है. ऐसे क्वेश्चंस में ना, जब आपको इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं दी हो, सो फर्स्ट आप क्या करोगे? आप वो सारी इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करोगे जो आपको दी हुई है. बिकॉज वंस यू राइट दैट इंफॉर्मेशन, आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि आपसे क्या पूछा गया है या क्या आपको दिया गया है और आपको क्या निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इस क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, हम पहले वो लिखते हैं. बट स्टैंडर्ड वे में आप कैसे शुरू करो? आपको दिया हुआ है एबिटा. ठीक है. आप इसमें से क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन. तो आएगा एबिट. आप माइनस करोगे इंटरेस्ट, तो आएगा ईबीटी. आप माइनस करोगे टैक्सेस, तो आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. हमें ईबीटी और एबिट चाहिए, है ना. हमें अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस चाहिए एंड दो चीजें चाहिए. ठीक है. एबिटा आपको कितना दिया हुआ है? 830 करोड़. करेक्ट. डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 6. कितना बचा? 824 करोड़. ठीक है. इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें दिया है अर्निंग पर शेयर इज गिवन 4. करेक्ट. अर्निंग पर शेयर इज गिवन 4 एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज गिवन 33. यानी अर्निंग्स पर शेयर कैसे आती है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू 4 रुपीज. तभी तो अर्निंग पर शेयर आएगी. अब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर्स पता है 33 करोड़ है. अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. चलिए प्रॉफिट पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. 33 इंटू 4, दिस विल गिव अस 132 करोड़. 132 करोड़ आ गया. ठीक है. अब टैक्सेस का रेट आपको कितना दिया हुआ है? 30%. यानी हमारा जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स था, ये 100% होगा. इसमें से जब मैंने कुछ माइनस करा होगा, तो ये 70% आया होगा. करेक्ट है ना. ये कितना आया होगा? 70%. यानी ये 132 जो है 70% है. मैंने आपको सिखाया है ना 100% कैसे निकालेंगे. डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 will give you EBT, that is 188.57.
दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 56.57. दैट इज योर टैक्सेस, करेक्ट. और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 824 माइनस 188. This will give you the difference of 635.43 crore. Right? अब आपको क्या निकालना है? फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा? EBIT upon EBT. This is given 824 divided by 188.57. .37. फाइनेंशियल लीवरेज कितना हो गया? 4.37. करेक्ट. काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. अगर आप देखेंगे दिस विल बी गिवन अ टारगेट ऑफ व्हाट? डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन. सपोज अ कंपनी इज एमिंग टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू बाय ₹25 lakh. Given that the company has a sales to capital ratio of 5, how much additional investment would the company need to achieve this increase in revenue? यानी हमारे यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? हमारी जो कंपनी है वो चाहती है कि उसका जो रेवेन्यू है यानी सेल्स है वो 25 लाख से बढ़ जाए. करेक्ट. और सेल्स टू कैपिटल रेशियो कितना दिया हुआ है? सेल्स टू कैपिटल रेशियो आपको दिया हुआ है 5. हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स कितनी बढ़ जाए? 25 लाख हो जाए. कैपिटल हमें नहीं पता, हम इसे x मान लेते हैं. दिस विल बी 5. x क्या हो जाएगा? 5 लाख. यानी अगर मैं 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करूं तो मेरा रेवेन्यू कितने गुना बढ़ेगा? 5 गुना बढ़ेगा. तो द आंसर वुड बी 5 लाख, है ना. विद एवरी 1 रुपी अमाउंट आई इन्वेस्ट, मेरा जो सेल है वो 5 गुना बढ़ता है. तो अगर मैं 5 लाख लगाऊंगी तो मेरा सेल 25 लाख बढ़ेगा. दैट इज व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस रेशियो, सेल्स टू कैपिटल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which of the following statements correctly captures the process of discounted cash flow valuation for copyrights and trademarks? The value is solely derived from the production expenses associated with the asset. The valuation involves estimating cash flow from the asset and multiplying them with the standard industry discount rate. The value is determined by applying a fixed multiple to the expected cash flow without considering uncertainty. The valuation requires estimating expected cash flow, applying a discount rate reflecting uncertainty, and then determining the present value. यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन की बात की जा रही है. यानी इनटैंजिबल एसेट जो कि जिनका कैश फ्लो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, उनको दो ही मेथड से हम वैल्यू कर सकते हैं, या तो डीसीएफ से या तो रिलेटिव से. ये बोल रहे हैं कि अगर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज कर रहे हो तो कैसे वैल्यू निकालोगे. तो उसका सिंपल तरीका क्या है? जो वैल्यूएशन है हम पहले एस्टिमेट करेंगे कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या आता है, उसको हम एक रिस्क एडजस्टेड या फिर अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्टेड, दैट मींस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से डिवाइड करेंगे, एंड देन वी विल डिटरमाइन दी प्रेजेंट वैल्यू. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. डीसीएफ में क्या होता है? आप कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हो, ऐड करते हो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट वन. Which of the following statement best describes the challenges faced in the valuation of copyright and trademarks? The relative value method for copyright and trademark is based solely on the expected cash flow from the asset. The value of copyrights and trademarks remain consistent regardless of the potential infringements. Copyright and trademarks grant exclusive right for an indefinite period, making their valuation straightforward. The valuation of copyright and trademark may consider the cost of enforcing exclusivity and the potential loss of value from right violation. Now, हमारे जो वैल्यूएशन और वैल्यूएशन जब हम करते हैं कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स का, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी विल फेस? क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं? सी कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क के साथ जो चैलेंज आता है वो ये है
कि हमारा जो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क या लाइसेंस है, that can be copied, that can be used, then you have to go for legal cases जिसमें टाइम लगता है. तो यही है कि valuation of copyright and trademark may consider the cost of enforcing exclusivity and the potential loss of value from rights violation. अब अगर आपका कोई भी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट यूज कर रहा है, देन यू विल गो फॉर अ लीगल केस जहां पे पैसा लगेगा, उसकी वजह से कॉस्ट इनकर होगी, कॉस्ट ऐड होती जाएगी, देन देयर इज पोटेंशियल चांसेस दैट पीपल विल कॉपी एंड समवेयर समवन विल बी यूजिंग इट. तो अब जब आप लीगल केस कर रहे हो तो टाइम भी लगेगा, आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर while valuing the intangible assets, specifically trademarks and license, which are capable of generating revenue. Now, from the following information, not only capable but basically जिसको आप quantify कर सकते हो. From the following information, calculate the weighted average cost of capital. आपको जो information दी गई है, इसको use करके आपको weighted average cost of capital निकालना है. Now, weighted average cost of capital में हम क्या करते हैं? हम जो कॉस्ट असाइन करते हैं वो एज पर वेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट करते हैं. ठीक है, यहां पे आपको वेट दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है. बहुत सिंपल तरीका है. वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे. ठीक है, इसका हो जाएगा 7.5%, 50% है ना, हाफ हो जाएगा. 9% का 5, दैट इज 0.45%. and 8 का 45%, 3.6. $11.55%. हम्म, 11.55% आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. नेक्स्ट वन and the last question for the day. Which of the following statement correctly describes the tenure of redeemable preference share as per Companies Act 2013? Redeemable preference shares can be issued with an indefinite tenure and there is no obligation for companies to redeem them. Companies limited by shares are allowed to issue preference shares with a tenure exceeding 30 years. All preference shares must be redeemed within a period not exceeding 20 years, except for specific exceptions for certain infrastructure companies. Banks are prohibited from issuing perpetual debt instruments under any circumstances. Banks are they are the only one they can issue perpetual debt. अगर आपको याद हो, हमने उस दिन भी बताया था, banks are the only one which can issue perpetual debt, है ना. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो राइट आंसर क्या है? जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं इंडिया में, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते, आप रिडीमेबल ही करोगे. टेन्योर होता है 20 इयर्स का. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो 30 इयर्स के लिए इशू कर सकते हो, बट फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड्स आपको क्या करना पड़ेगा? 10% का रिडम्पशन शुरू करना पड़ेगा अगले 10 साल, जिससे पूरा 100% रिडीम हो जाए इन 10 साल के अंदर. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी. अब जल्दी से मुझे स्कोर बताते जाइए, क्या रहा आपका स्कोर. मीनवाइल मैं आपको बता देती हूं कि रिवीजन बैच जो है ना, दैट इज अवेलेबल फॉर CIB एंड ये स्टार्ट हो रहा है 1st of November से इन बोथ दी language, that is bilingual as well as English medium. Though I would strongly recommend you to buy CIB Mahapack, right, for the validity of 3 months. CIB Mahapack 3 महीने की जो वैलिडिटी है, that will be better and beneficial. राइट, वाई? बिकॉज उसमें आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगा, उसमें आपको रिविजन बैच भी मिल जाएगा, उसमें आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे और उनकी रिविजन क्लासेस भी मिल जाएंगी. राइट, तो ये सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, प्रोसेस क्या है एनरोल करने का वो मैं आपको बता देती हूँ. यू विल हैव टू विजिट adda247.com. वंस यू विजिट, आप बेहतर होगा कि आपको डाउनलोड कर ले, बिकॉज डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा. उसके बाद आपको CIB सिलेक्ट करना है November 2023. वंस यू सिलेक्ट, यूल फाइंड CIB महापैक. क्लिक ऑन इट, सिलेक्ट करें 3 महीने की वैलिडिटी.
जब आप 3 महीने की वैलिडिटी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लिक ऑन बाय नाउ, राइट, एंड अप्लाई द कूपन। 77% आपका प्राइस है 5749। ये प्राइस और कम हो जाएगा अगर आप कॉइन्स को सिलेक्ट कर लेते हो, राइट। अगर आप कॉइन सिलेक्ट करते हो तो आपका जो प्राइस है वो और कम हो जाएगा। सो राइट नाउ इट इज कमिंग एज 5749। ये बाय 1% और कम हो जाएगा, आपको 4 समथिंग का पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू दी रिविजन बैच, बिकॉज रिविजन बैच में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे या कोई अदर बैच नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मैं आपको मिलूंगी कल 9 बजे, डिस्कस करूं